नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का study.com पर। मैं ज्योति शर्मा और मेरे साथ आप सभी लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखिए दोस्तों, जो आपका पटवार का सिलेबस है, उस पटवार के सिलेबस के अनुसार हम जो पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये दोनों टॉपिक, दोनों चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट हमने कहाँ से करा है? स्टार्ट हमने करा है एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से स्टार्ट करा है। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो देख लीजिए एक बार। दोस्तों, हमने पढ़ लिया है एनवायरनमेंट की आपकी बेसिक स्ट्रक्चर, कि एनवायरनमेंट होता कैसा है आपका, पर्यावरण में क्या क्या आता है, हमारे चारों ओर का जो आवरण है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो हमने पढ़ लिया है। वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, तीनों को मिलाकर क्या बायोस्फीयर, क्या बोलते हैं? तीनों को मिलाकर बायोस्फीयर बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? जीवमंडल बोलते हैं। ये बात हमारी हो गई है। उसके बाद में एयर पॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था, और उस एयर पॉल्यूशन में, वायु प्रदूषण में हमने पढ़ा है कि वायु प्रदूषण के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, मुद्दे कौन कौन से थे? हमारा पहला था ग्रीन हाउस प्रभाव। पहला मुद्दा कौन सा था? ग्रीन हाउस प्रभाव था। दूसरा मुद्दा कौन सा था हमारा? अम्ल वर्षा था। तीसरा मुद्दा था हमारा ओजोन परत का क्षय या ओजोन परत का विखंडन। ठीक है, ये तीनों मुद्दे हमने पढ़ लिए हैं। इनसे जुड़े हुए जो भी इश्यूज है, जो हम आपकी जनसंख्या पर या जीवों पर, मनुष्यों पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, इनसे रिलेटेड उनकी बात हमने कर ली है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण। आपका लिखा हुआ है पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण में क्या जल प्रदूषण भी सम्मिलित होता है? बिल्कुल होता है। एयर पॉल्यूशन से जुड़े हुए सारे मुद्दे हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले एक काम जो आप सभी को करना है, मेरा निवेदन है आप सभी से कि अपना जो चैनल है study.com, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक का नाम क्या है आपका? जल प्रदूषण। और देखिए, जल प्रदूषण जो होता है वो क्या होता है? तो जल प्रदूषण आप समझ ही रहे होंगे कि जल अगर प्रदूषित हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो जल प्रदूषण कहलाएगा। बिल्कुल कहलाएगा वो जल प्रदूषण। लेकिन प्रदूषित क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, और प्रदूषित किस मायने में, तो वो भी पढ़ेंगे। तो जल प्रदूषण अगर हम पढ़ रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन अगर हम पढ़ रहे हैं, तो जल प्रदूषण जो है, तो जल का प्रदूषित होना क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण कहलाएगा। लेकिन जल होता क्या है आपका? जल जिसे आप पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, वो क्या H2O होता है? बिल्कुल होता है H2O। इस H2O के अलावा जल में और क्या कोई खनिज तत्व भी शामिल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो क्या इनकी भी, ये जो संरचना है आपके जल की, ये क्या है? संरचना है। ये संरचना क्या प्राकृतिक रूप से निर्धारित है? बिल्कुल है, ये तो आपको पता ही है। ये जो संरचना है जल की, ये क्या है? प्राकृतिक रूप से निर्धारित है, पहले से डिसाइडेड है कि जो जल है आपका, शुद्ध जल जिसे आप कहते हैं, पेय जल जिसे आप कहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, H2O के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो H2O के अणु के अलावा इसमें और खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, कुछ लवण भी इसमें पाए जाते हैं, वो आपके पेयजल में उपस्थित होते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन अगर जल प्रदूषण की इस मौलिक संरचना में, ये जल की मौलिक संरचना है, तो अगर जल की इस मौलिक संरचना में, जल की मौलिक संरचना में यदि अवांछित तत्वों के मिलने से, अवांछित तत्व कौन से? जिनका आप जरूरत नहीं होती है, जल को प्रदूषित करते हैं, या जल में जिनकी जरूरत नहीं होती है, वो आपके अवांछित है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन अवांछित तत्वों के मिलने से, उन अवांछित तत्वों के मिलने से यदि जल की मौलिक संरचना यदि अवांछित तत्वों के मिलने से परिवर्तित हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, मिलने से परिवर्तित हो जाती है,
तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप कहते हैं जल प्रदूषण। तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ये हो गई है आपकी जल प्रदूषण की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा कि जल प्रदूषण क्या होता है। कि जल की ये जो मौलिक संरचना है, कि प्राकृतिक रूप से जो जल की संरचना है वो ऐसे पाई जाती है। यदि इस मौलिक संरचना में कोई अवांछित तत्व, अब देखिए अवांछित तत्वों को आप एक और नाम दे सकते हैं, प्रदूषक पदार्थ। क्या नाम दे सकते हैं? इसको आप नाम दे सकते हैं प्रदूषक पदार्थ। अब ये प्रदूषक पदार्थ क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? तो ये पॉल्यूटेंट्स आपके जल में जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, जिनके मिलने से जल क्या हो जाता है आपका? कंटामिनेटेड हो जाता है या पॉल्यूटेड हो जाता है, या तो संदूषित हो जाएगा या क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए ये जो जल प्रदूषण है इसके कारण क्या क्या है, किन कारणों से ये जल प्रदूषित होता है, या जल प्रदूषण के कारण क्या है। तो मुख्य कारण तो वो सभी होंगे जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये तो आप सभी को भी पता है कि जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण होंगे वही जल प्रदूषण के कारण होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जल प्रदूषण के कारक, प्रदूषण के कारण, कि जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जल प्रदूषण के जो कारण है उनमें पहला कारण है आपका क्या? नगरीकरण। क्या है? नगरीकरण है आपका। सिविलाइजेशन जो है बढ़ रहा है, शहरीकरण जिसे आप कहते हैं। तो शहरीकरण के बढ़ने से क्या हो रहा है? एक मतलब एक अनुचित तरीके से, किस तरीके से? अनुचित तरीके से या अनडिफाइंड ऑर्डर से। किससे? एक अनडिफाइंड ऑर्डर में, एक अनुचित तरीके से या एक अनडिफाइंड ऑर्डर में क्या हो रहा है? लोग रह रहे हैं। आपके जो फ्लैट्स बन रहे हैं, मकान जो बन रहे हैं, या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार का कोई मॉल बन रहा है, दुकानें बन रही है, तो क्या वो अनुचित तरीके से बन रही है? भाई जहाँ पर ज़रूरत नहीं आप वहीं बना रहे हो, या फिर जो ज़रूरत की जगह है लेकिन जिस जगह पर आप बना रहे हो वो जगह ही ऐसी है। जैसे मान लो कोई नदी जा रही है, तो वो अब नदी वो चलती नहीं है, वो सदाबहार नदी नहीं है, 12 महीने नहीं चलती है, वो 12 महीने में सिर्फ बरसाती महीनों में चलती है। एक बरसाती नाला है अगर वो, तो उस बरसाती नाले के किनारे अगर आप एक बड़ा सा मॉल बना देते हो, या उस नाले की जमीन को पाट कर अगर आप मॉल बना देते हो, तो क्या बिल्कुल वो अनडिफाइंड ऑर्डर है, एक मतलब वो एक अनुचित तरीका है। तो क्या उन सभी से भी जल प्रदूषण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो वो नगरीकरण में ही एक सम्मिलित होने वाला कारक है आपके। ठीक है, अगला देखिए नगरीकरण हो गया आपका। सेकंड नंबर पे हो गया क्या आपका? औद्योगिकीकरण। सेकंड नंबर पे क्या हो गया है? औद्योगिकीकरण हो चुका है। अब देखिए औद्योगिकीकरण क्या है, तो उद्योगों से, इसका पहला पॉइंट क्या है कि उद्योगों से निकलने वाला गरम जल कहाँ मिलाते हो आप? वो उद्योगों से निकलने वाला गरम जल आप मिलाते हो किसी पास में बहने वाली नदी में या किसी नाले में। यही होता है ना कि उनमें मिला दिया जाता है। आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, क्या वो यूपी में है? बिल्कुल है। यूपी में गंगा नदी के किनारे, दिल्ली एनसीआर में जो आपकी इंडस्ट्रीज़ है वो किसके किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपकी जो उद्योग है वो उद्योग किसी नदी के किनारे क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जल की उन पर व्यवस्था अच्छे से हो, प्लस उनका जो गर्म जल निकलने वाला है जो आप उसमें कूलिंग सिस्टम की तरह यूज़ कर रहे हो, उद्योगों में, मशीनरी में कूलिंग सिस्टम की तरह जो जल यूज़ किया जाता है उसको आप पुनः कहाँ प्रवाहित कर देते हो? जो वापस नदी में प्रवाहित कर देते हो। उससे क्या होता है? उससे होता है कि वो गर्म जल होकर जल की जो पारिस्थितिकी है उसमें होने वाले जो आपके मछलियाँ हैं, जीव हैं, उसमें जो पलते हैं, उन सभी पर एक बुरा प्रभाव डालता है। अगला देखिए कि उद्योगों से निकलने वाले रसायन, उद्योगों से निकलने वाले रसायन, उद्योगों से निकलने वाले रसायन जल में पहुंचकर पारिस्थितिकी पर प्रभाव डालते हैं, पारिस्थितिकी पर प्रभाव डालते हैं।
मतलब रसायन कौन कौन से होंगे? तो देखिए रसायन बहुत सारे होते हैं। अगर आपका जो जल है, जो आप नदी में मिला रहे हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनमें कौन कौन से रसायन होंगे? मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, आपका लेड हो गया, सीसा जिसे आप कहते हैं, आर्सेनिक हो गया, ये सब कहाँ मिलेंगे? जल में आकर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट देख ले लीजिए, ये औद्योगिकरण के कारण होने वाले हैं। नंबर 3 पर जो आपका कारण है जल प्रदूषण का, वो कारण देखिए क्या है। कारण ये है कि जो जल के स्रोत हैं, जो आपके जल के स्रोत हैं, उन जल के स्रोतों के आसपास गंदगी, क्या वो भी इसका बड़ा कारण है? अब वो गंदगी आपकी शौच के रूप में हो सकती है, या फिर वो गंदगी आपकी प्लास्टिक के रूप में हो सकती है, वो गंदगी आपकी कोई अपशिष्ट अगर आप निपटारण करते हो, आप जो कचरा लेके जाते हो नगर पालिका वाला, वो कचरा हो सकता है। तो गंदगी किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 मेजर कारण है किसके? जल प्रदूषण के। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि इन जल प्रदूषण के कारणों से पड़ने वाला प्रभाव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, इन जल प्रदूषण के कारणों के कारण प्रभाव क्या क्या पड़ता है। अब वो प्रभाव सबसे पहले किस पर देखेंगे हम? मानव जाति पर। किस पर देखेंगे? मानव जाति पर देखेंगे। तो जल प्रदूषण के प्रभाव, टॉपिक क्या है हमारा? जल प्रदूषण के प्रभाव देखेंगे। अब ये प्रभाव पहला किस पर है? मानव पर पड़ने वाला प्रभाव, कि मानव पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है हमारा? कि मानव पर प्रभाव कौन कौन से पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मानव पर जो पड़ने वाले प्रभाव है उनमें यह है कि अगर आप जल के साथ जो रसायन आ रहे हैं, जल के साथ आने वाले रसायनों से, अब ये जल के साथ आ रहे हैं तो इनका आप कैसे उपयोग कर रहे हो भाई? अब पेयजल में आते हैं। अगर आपको वो किस में आ रहे हैं? पेयजल में आ रहे हैं। यदि आपके पीने के पानी में वो रसायनों की उपलब्धता है तो देखिए क्या होगा। नंबर 1 पर यदि जल में आपके पास क्या आ रहा है? मरकरी आ रहा है। HG को क्या बोलते हैं आप? मरकरी बोलते हैं। ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता है? लिक्विड, द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, ये एकमात्र धातु है, एकमात्र मेटल है जो आपके कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए मरकरी के नीचे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, द्रव यानी लिक्विड, द्रव अवस्था में उपस्थित धातु। ठीक है, ओके देन। अब देखिए यहाँ पर मरकरी जो होता है, इस मरकरी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो मरकरी है, ये मरकरी आपकी उपापचय प्रक्रियाएं जो हैं, उपापचय प्रक्रियाओं पर प्रक्रियाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। उपापचय प्रक्रियाओं को क्या करता है? ये प्रभावित करता है। मतलब क्या है? मरकरी आपकी पाचन तंत्र जो है, आपका पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मनुष्य का, उस पर प्रभाव डालता है। किस प्रकार से प्रभाव डालेगा? तो देखो साथियों, आपके जो पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। विभिन्न प्रकार के गैस्ट्रिक जूस होते हैं, आपके पाचक रस होते हैं। उन पाचक रसों पे, डाइजेस्टिव जूस पे, या फिर आपके जो एंजाइम्स होते हैं, उनको क्या करता है? ये प्रभावित करता है। नंबर 2 पर देखिएगा कैडमियम, इसे आप क्या बोलते हो? कैडमियम। अगर ये पेयजल के थ्रू आपके शरीर में चला जाता है, मनुष्य के शरीर में, तो इससे एक रोग होता है। उस रोग का नाम क्या है? इटाई। उस रोग का नाम क्या है? इटाई रोग हो जाता है अगर ये शरीर में जाता है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नंबर 3 पर यदि आर्सेनिक, AS किसका सिंबल है? आर्सेनिक का सिंबल है। यदि आर्सेनिक आपके शरीर में चला जाता है, या नंबर D पर मैं लिखूं PB, इसे क्या कहते हैं आप? लेड। इसे क्या कहते हैं? लेड। यदि आर्सेनिक और लेड आपके शरीर में चले जाते हैं, मनुष्य के शरीर में, तो ये कैंसर का कारण बनते हैं। किसका कारण बनते हैं? कैंसर का कारण बनते हैं।
तो ये जो प्रभाव लिखा हमने जल प्रदूषण का, ये प्रभाव किस पर था? ये मानव जाति पर पड़ने वाले प्रभाव है, जो मैंने आपको इस प्रकार से लिख दिए हैं कि अगर मानव जाति पर, देखिए नॉर्मल आपको पता है कि यदि पेयजल में हम वो वाले जो जल लेंगे, संदूषित जल या प्रदूषित जल होगा, वो उपयोग करेंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा, सीधा सा बात है कि प्रभाव पड़ेगा, लेकिन किस तत्व से कौन सा प्रभाव पड़ता है तो ये मैंने आपको लिख दिया है। अगर इनसे प्रश्न पूछा जाए तो आप सही करके आएंगे, ये मेरी आशा है आप सभी से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप सभी लोग। ओके देन, अब करते हैं आगे वाली बात कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर जो आपका जलीय जीव है, जो आपके जल में जितना भी पारिस्थितिकी है या फिर जल में रहने वाले जीवों पर या जलीय सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है इस जल प्रदूषण का, तो उसकी बात करेंगे हम। उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ टॉपिक्स आते हैं बीच में। पहले कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स क्या होते हैं कि जैसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होनी चाहिए, उसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जल प्रदूषण के प्रभाव में नंबर 2 पर आता है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव। अब देखिए ये प्रभाव कौन कौन से हैं, तो इनको पढ़ने से पहले तो जल की कुछ आपकी बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि आपकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है, आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें नंबर ए पॉइंट है कि आपकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं आप डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को? जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, या फिर अगर इसे सीधा सीधा बोले तो आप क्या बोलेंगे? घुलित ऑक्सीजन। क्या कहेंगे? घुलित ऑक्सीजन कहेंगे। अब देखिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है, भाई आपके H2O जल बनता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वो मात्रा होती है, ये घुलित ऑक्सीजन जो जलीय जीवों के श्वास लेने के लिए आवश्यक होती है। जलीय जीव आपकी क्या श्वसन क्रिया करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो जलीय जीवों के श्वास लेने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे कि जलीय जीवों के श्वसन क्रिया हेतु, जलीय जीवों के श्वसन क्रिया हेतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, किसकी मात्रा? ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि संदूषित जल और प्रदूषित जल में क्या प्रभाव होता है या क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर एक होता है आपका संदूषित जल, क्या होता है? संदूषित जल होता है। एक होता है प्रदूषित जल। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये दोनों तो सेम ही है, एक ही तो वर्ड है, संदूषित जल और प्रदूषित जल। बिल्कुल नहीं है। संदूषित जल को आप इंग्लिश में बोलते हो कॉन्टामिनेटेड वाटर। क्या बोलते हो इसको आप? कॉन्टामिनेटेड वाटर बोलते हो। और इस प्रदूषित जल को आप बोलते हो पॉल्यूटेड वाटर। इसे क्या बोलते हो? पॉल्यूटेड वाटर। तो जब हिंदी के वर्ड्स अलग अलग हैं, इंग्लिश के वर्ड्स अलग अलग हैं, तो क्या इनमें कोई अंतर भी होगा? बिल्कुल होगा। देखिए जब इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा, जब इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसको DO लिख रही हूँ मैं, डायरेक्ट समझ जाओगे, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ DO। जब इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा आपके जल में 8 ग्राम पर लीटर से कम हो जाती है, कितनी? 8 ग्राम 1 लीटर में। यदि इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा किसमें? ग्राम्स में 8 ग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो जल कैसा होगा? जल हो जाएगा आपका संदूषित जल, कॉन्टामिनेटेड वाटर कहलाएगा वो। और यदि इस प्रदूषित जल में अगर इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा, इस घुलित ऑक्सीजन की मात्रा यदि 4 ग्राम पर लीटर से कम हो जाती है, कितने से?
4 ग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो जल कौन सा कहलाएगा आपका, वो वाटर कहलाएगा, आपका पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, तो इसका ले लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा आपका पूछा जाएगा। ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं, देखिए एक चीज़ आप सभी को ध्यान रखनी है, अगर आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए आवश्यक है। जितना ज़्यादा आप शेयर सब्सक्राइब लाइव करेंगे उतना ज़्यादा आप जो आने वाली वीडियोज़ है इस चैनल पर वो देख पाएंगे, उन सभी का लाभ आप उठा पाएंगे, और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में इनका लाभ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, यदि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो को देखने से ही आपकी पढ़ाई नहीं हो जाएगी। अभी तो आप पढ़ लोगे, अभी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन क्या है, क्या क्या है, ठीक है, सब पता चल जाएगा, लेकिन जब एग्जाम पास में आएगा उस टाइम पर आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी, तब आप नहीं पढ़ पाएंगे, वीडियोस नहीं देख पाएंगे, उस टाइम पर नहीं समझ में आएगा। तो आपके जो हस्तलिखित नोट्स हैं, आपके खुद के हाथ के द्वारा लिखे हुए जो नोट्स हैं, उन्हीं नोट्स से अगर आप पढ़ के जाएंगे, तो लिख के देती हूँ मैं, वहाँ पर एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 99% क्वेश्चन अपने ही इससे आएंगे। तो ये हो गया आप सभी का। ओके देन, अब बात करते हैं, पहली बात क्या थी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की थी। दूसरी बात करते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। अगला पॉइंट हमारा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। तो उसके लिए अपन हेडिंग डालते हैं बी पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD से इसको शो करते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे, पहले इंग्लिश में लिख देती हूँ, फिर हिंदी में मैं लिख दूंगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे आप बोलते हैं जैविक, या थोड़ा इसको ऊपर की साइड लिख देते हैं ताकि हमारे नीचे लिखने के लिए जगह बच जाएगी। जैविक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर जल में घुली हुई ऑक्सीजन का मान उच्च है तो क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान क्या होगा, बिल्कुल निम्न होगा। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग ऑक्सीजन की वह मात्रा है, जल में ही ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन हेतु आवश्यक होती है। किसके लिए आवश्यक होती है, तो इसकी मैं आपको लिख रही हूँ कि ऑक्सीजन की वह मात्रा, ऑक्सीजन की वह मात्रा, डेफिनेशन लिख रही हूँ, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के, जो आपके कार्बोनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें कार्बन तत्व पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु आवश्यक होती है, अपघटन हेतु आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये हो गई क्या आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग। यहाँ पर एक पॉइंट आप सभी को देखना है, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि यदि घुलित ऑक्सीजन का मान, यदि घुलित ऑक्सीजन का मान निम्न होता है तो जैविक ऑक्सीजन मांग बढ़ जाती है, जैविक ऑक्सीजन मांग बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब अगर जैविक ऑक्सीजन मांग कम होगी तो ये घुलित ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए अगर जैविक ऑक्सीजन मांग बढ़ रही है, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होता है, तो जो आपका जो जल स्रोत है, जल है जहाँ पर आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो जलीय जीव है वो मरने लग जाते हैं। क्यों मरने लग जाते हैं, क्योंकि अगर ये बढ़ जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, तो यहाँ से देखना घुलित ऑक्सीजन जो है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
जाएगी, और जब डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उस वक्त जो आपके जलीय जीव है उनकी श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन नहीं बचती है, वो ऑक्सीजन नहीं बचेगी, उनकी श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे, मरने लग जाएंगे, उनकी डेथ होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आप सभी का, ये किसके बारे में था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा है आपको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताया है। अगला पॉइंट लिखूंगी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड मांग। उसमें क्या होगा, यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो रहा है। अगर मैं रासायनिक की बात करती हूँ तो वहाँ पर क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों का, जितने भी कार्बनिक पदार्थ है, चाहे वो ठोस हो चाहे द्रव हो, जितने भी, उन सभी का क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। तो ये लिख लिया आप सभी ने। ठीक है, मैं इसी में चेंज कर रही हूँ, आपको दोबारा से डेफिनेशन लिखनी है क्योंकि वो इसी से जुड़ी हुई है, इसलिए हो गया ये आप सभी का। ठीक है, यहां पर देखिएगा मैं दोबारा वही लिख रही हूं, आपको अलग से लिखना है, दोबारा से लिखना है आपको, क्योंकि यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, अब देखिएगा मैं अगला पॉइंट लिख रही हूँ, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है अगला पॉइंट अपना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे आप बोलेंगे रासायनिक ऑक्सीजन मांग। और आप बताइए मुझे कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या होगी। तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कुल कार्बनिक पदार्थों के, यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ कौन है, टोटल कार्बनिक पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, कैसे भी कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन युक्त जो कंपाउंड्स हैं उनके ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक होती है। किसके लिए आवश्यक होती है, ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक होती है। और स्टार बना के यहाँ पे ये लिखेगा कि COD से, रासायनिक ऑक्सीजन मांग से प्रदूषक को नापा जाता है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग से प्रदूषण को मापा जाता है। कौन सा प्रदूषण, जल प्रदूषण को मापा जाएगा। तो यहाँ से किसको मापा जाता है, प्रदूषण को मापा जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हो गया हमारा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो चुका है रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, इसका जो लोग लिख रहे हैं वो ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, जो लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखेंगे वो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हमारा क्या हो गया है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो चुका है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो चुका है, डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारा हो चुका है। मतलब घुलित ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग और रासायनिक ऑक्सीजन मांग, तीनों पॉइंट हो चुके हैं। अब जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो इस जलीय पारिस्थितिकी पर जो मेजर प्रभाव पड़ता है, किससे, आपके जल प्रदूषण से। नाम क्या है उसका, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है, अगर जल प्रदूषण से प्रश्न पूछ रहा है तो देखिएगा, यूट्रोफिकेशन या जल प्रदूषण जो है आपका, लिख रहे हैं हम आपका यहाँ पे सुपोषण। सुपोषण नाम से आपको लग रहा है कि भाई ये तो सुपोषण है, अच्छा पोषण है। सुपोषण का मतलब क्या है, अच्छा पोषण है, और एक्चुअली में ये होता भी अच्छा पोषण ही है आपका। पॉइंट क्या है, अगला D पॉइंट है आपका क्या, सुपोषण। इसे आप बोलते हैं इंग्लिश में क्या, यूट्रोफिकेशन। अब देखिए सुपोषण क्या होता है या यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो आप सोच रहे हो कि सुपोषण नाम से ही विदित है कि ये तो अच्छा पोषण है, तो मैडम आप इसको प्रदूषण कैसे कह रहे हो। देखिए बच्चों, मैं समझाती हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई तालाब है, ये क्या है, कोई तालाब है। ठीक है, और यहाँ पर क्या स्थित है, खेत है। यहाँ पर क्या है आपका, इंडस्ट्री है, इसको मैं बोल देती हूँ उद्योग है। यहाँ पर क्या बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है। ठीक है, 3 पॉइंट बनाए हैं मैंने, एक बीच में तालाब या कोई भी नदी स्रोत या कोई भी जल स्रोत कुछ भी हो सकता है ये। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसके एक और खेत या कृषि भूमि भी आप इसे कह सकते हैं, एक और उद्योग बसे हुए हैं, एक और क्या बसा हुआ है, शहर। ठीक है, अब देखिए शहर वाले क्या करते हैं, इनका जो अपशिष्ट होता है, नगर निगम का जो अपशिष्ट होता है, जो कचरा उत्पन्न होता है इनका, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो,
मतलब चाहे तो वो कंपोज्ड कचरा हो चाहे डीकम्पोज कचरा हो, कैसा भी हो वो सारा कहाँ डालेंगे, तालाब के निकट लाके डाल दिया इन्होंने। ये क्या करेंगे, उद्योग, यहाँ से जो गर्म जल निकलेगा, जो रसायन निकलेगा, सबके पाइप यहाँ तालाब में जोड़ दिए इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो खेत वाले हैं, अब आप सोच रहे हो कि मैडम इन दोनों से तो समझ में आ गया, लेकिन क्या खेत भी प्रदूषण करेंगे, जल प्रदूषण? बिल्कुल करते हैं। अब देखिए आजकल की जो कृषि हो चुकी है, क्या आप उसमें यूरिया डालते हो? बिल्कुल डालते हैं मैडम। डीएपी डालते हो? बिल्कुल डालते हैं। और अन्य कोई खाद डालते हो? जैविक खाद की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं रासायनिक खाद की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? रासायनिक खाद की बात कर रही हूँ। क्या आप दवाइयाँ बहवाते हो? दवाइयाँ बुआई जाती है ना भाई, खेत में दवाई बुआई जाती है, छिड़काव किया जाता है रासायनिक पदार्थों का, बिल्कुल करते हो आप। तो दवाई आप पानी के साथ भी भेजते हो खेत में, प्लस आप उसका छिड़काव भी करते हो। तो अब मान लीजिए यहाँ पर क्या आई है, बारिश आई है। क्या आई है? बारिश आई है। बहुत खतरनाक बारिश बरसी है इस खेत पर। तो अब देखिए इस खेत पर जैसे ही खतरनाक बारिश बरसेगी तो यहाँ से क्या ये यूरिया, इसमें नाइट्रोजन है, क्या डीएपी में भी आपके नाइट्रोजन और अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं? नाइट्रोजन युक्त ज़्यादा यूज़ करते हो ना आप, तो अन्य नाइट्रोजन युक्त या फिर और मान लीजिए फॉस्फोरस है आपके, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, और भी कई तत्व हैं, वो सारे के सारे इस बारिश के पानी के साथ क्या तालाब में आएंगे? तो बिल्कुल ये बारिश का पानी तालाब में आ गया। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ये बारिश का पानी इस तालाब में आता है तो ये क्या यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की अधिकता लेकर आता है। क्या लेकर आता है? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता लेकर आता है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट थे? जो आपकी कृषि भूमि के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो आपकी खेती के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये कार्बनिक पदार्थों की अधिकता से क्या होता है? क्या तालाब में आपके काई नाम सुना आपने? कवक नाम सुना है किसी तालाब में? बिल्कुल नाम सुना है। एल्गी नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। तो देखिए ये एल्गी या काई क्या होती है, जैसे ही ये कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर आए, कहाँ से? खेत से निकल कर आए कार्बनिक पदार्थ। तो ये कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन युक्त, याद रखना, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ खेत से निकल कर तालाब में आए। तालाब में क्या उपस्थित है? कवक उपस्थित है, या फिर जिसे आप क्या कहते हो, एल्गी कहते हो, शैवाल जिसे कहते हो। कवक की जगह क्या लिखिएगा? शैवाल लिखिएगा। यहाँ पर फंगई नहीं है, शैवाल है, एल्गी लिखिएगा। देखिए अब शेल्गी या जो आपका सॉरी शैवाल या जो एल्गी है, ये क्या होता है, जैसे ही ये नाइट्रोजन युक्त आपके खाद है ये यहाँ पर आएगा तालाब में, तो इनमें क्या होता है? विस्फोट होता है। मतलब ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ आपका जो कृषि क्षेत्र था वहाँ पर ये खाद के रूप में कार्य कर रहा था, तो क्या ये तालाब में खाद के रूप में काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और उस टाइम पे क्या होगा, जो जीवों पर प्रभाव नहीं डालेगा, ये जो शैवाल है, इन शैवाल की संख्या में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा, संख्या में वृद्धि कर देगा। मतलब शैवाल का जो पोषण है, शैवाल का पोषण है, वो क्या कर देगा? कुछ ज़्यादा ही कर देगा, और कुछ ज़्यादा इस तरीके से करेगा कि वो सुपोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपोषण कहलाएगा। तो एल्गी का सुपोषण होता है। मैंने बताया था कि सुपोषण होगा, लेकिन किसका होगा? एल्गी का होगा। और एल्गी का सुपोषण जैसे ही बढ़ता है तो वहाँ पर जो आपकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो तो क्या हो जाएगी? कम। जो घुलित ऑक्सीजन है वो तो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड थी आपकी, जैविक ऑक्सीजन मांग थी, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे ही जैविक ऑक्सीजन मांग बढ़ेगी, तो मैंने यहाँ पर आपको एक पॉइंट लिखवाया था, जब जैविक ऑक्सीजन मांग करवाया था तब क्या लिखवाया था कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के कम होने पर, घुलित ऑक्सीजन के कम होने पर जो आपके जीव है वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाते हैं और क्या होते हैं? मरने लग जाते हैं। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गई है तो क्या होंगे? जलीय जीव क्या होने? मरने लग जाएंगे। तो जलीय जीव जब मरेंगे, जलीय जीव जब मरने लग जाएंगे तो अब क्या होगा? जलीय जीव जब मरेंगे तो वही तालाब में ही मरेंगे, वहीं सड़ेंगे। तो क्या जलीय परिस्थिति पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है? किससे? ये जो आपके नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट पदार्थ जो आपने खेतों में डाले हैं, कृषि में डाले हैं। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि खेती में आजकल किसको बढ़ावा दो? जैविक खाद को बढ़ावा दो। किसको कमी करो? आपका जो रासायनिक खाद है, जो आप दवाइयाँ बुआते हो, आप दवाइयों का छिड़काव करते हो, इसके अलावा आप यूरिया, डीएपी, अन्य जो खाद डालते हो, उन सब खादों में कमी करो, जैविक खाद बनाओ और जैविक खाद को खेतों में डालो। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। इसका एक बार अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए। वैसे तो बहुत ही गंदा है, आप नहीं कर पाएंगे इसे। आपको इसकी परिभाषा लिखा देते हैं हम। तो देखिएगा, ये समझ में आना चाहिए। मेन पॉइंट क्या था हमारा? इसको समझाने का था कि किस प्रकार से सुपोषण होता है, किसका सुपोषण होता है। ठीक है,
तो अब देखिएगा मैं इसकी परिभाषा लिखा रही हूँ, साथ के साथ लिखते जाइएगा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, जो नहीं बना रहे हैं, वो आखिरी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि कृषि भूमि से नाइट्रोजन युक्त खाद या कार्बनिक पदार्थ जब वर्षा जल के साथ बहकर, वर्षा जल के साथ आ रहे थे, बहकर निकट स्थित जल स्रोत तक आते हैं। जल स्रोत क्या होगा आपका? जल स्रोत हो जाएगा कोई भी आपका तालाब है वो, कोई भी आपकी नाड़ी है वो, कोई भी आपकी झील है वो, और कोई भी आपकी नहर है वो। ये सारे जल स्रोत हैं आपके। इसके अलावा नदी भी होती है, लेकिन ये मैंने आपके मेन इंपॉर्टेंट लिखे हैं। जो छोटे जल स्रोत भी होते हैं, खेतों से यहाँ पे जल निकल कर भी जाता है, ठीक है। तो जल स्रोत तक पहुंच जाते हैं एवं जल स्रोत में शैवाल विस्फोट करते हैं। शैवाल विस्फोट का मतलब क्या है? शैवाल विस्फोट का मतलब ये है कि शैवाल की संख्या में वृद्धि करना। इस शैवाल विस्फोट को आप दूसरा नाम भी लिखते हैं। वो नाम देखिए क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एल्गी बूम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं आप? एल्गी बूम। शैवाल विस्फोट को क्या बोला जाता है? एल्गी बूम बोला जाता है। जल स्रोत में शैवाल विस्फोट करते हैं, इसे ही सुपोषण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। यूट्रोफिकेशन इसे ही कहते हैं, ठीक है। अब लिखना क्या है आगे? अपन को ये लिखना है कि सुपोषण तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन सुपोषण के कारण प्रभाव क्या पड़ रहा है? सुपोषण के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है जलीय पारिस्थितिकी पर? तो उसमें देखिएगा, यहाँ पर ऊपर लिख रही हूं मैं, सुपोषण के कारण जैविक ऑक्सीजन मांग में वृद्धि। सुपोषण के कारण जैविक ऑक्सीजन मांग में वृद्धि, व घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने से, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने से क्या होता है? घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने से जलीय जीवों की श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, व जीव मरने लगते हैं। अब जब वो मरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, प्रदूषण ही हो रहा है भाई, किसी कारण से मरेंगे तो वो जल प्रदूषण ही होगा ना। तो ये क्या हो गया आपका? सुपोषण की आपकी पूरी क्लैरिफिकेशन हो गया है कि किस प्रकार से सुपोषण आपका फैलता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैंने आज जो आपको बताया वो किसके बारे में बताया है? जल प्रदूषण के बारे में पूरी जानकारी हमने ली है कि किस प्रकार के कारणों से फैलता है जल प्रदूषण, उसके प्रभाव क्या होते हैं, मानव पर क्या होते हैं, जलीय तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, तो वो तो आप सभी को पता है, मैंने आपको बता दिया। पहला पॉइंट क्या है? उद्योगों से जो गर्म पानी निकल रहा है, उस गर्म पानी को आप वापस कूलिंग सिस्टम के प्रेजेंस में रखकर उसको ठंडा करके नॉर्मल करके आप जलीय बॉडी तक या फिर जल स्रोत तक आप उसको छोड़े। उसके अलावा जो निकलने वाले रसायन हैं, उन निकलने वाले रसायनों को एक जगह इकट्ठा करके उन रसायनों को आप रिसाइकिल कर सके, कहीं और उनका यूज़ कर सके। रीयूज़ करना है आपको। नगरपालिका का जो अपशिष्ट है, उस नगरपालिका अपशिष्ट का रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक की जो संख्या
है उसमें कमी लानी है आपको, प्लास्टिक का यूज़ कम करना है, अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो रीयूजेबल जो प्लास्टिक आती है या डिकम्पोजेबल जो आपकी प्लास्टिक आती है उसका यूज़ करना है। ठीक है, तो इन सभी के साथ जल प्रदूषण हमारा खत्म होता है। आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय। देखते रहिएगा study.com और study.com को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।